फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी कर्ज। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी ने हेल और हेवन के एम्परर और एम्प्रेस को आज़ाद करवा दिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ह्वाचिंग और शीलियान ही थे। वही जो हेवन का किंग बना था वो उन्हीं का ही बेटा था, और जो ग्रैंड मास्टर थे वो भी हेल और हेवन के एम्परर और एम्प्रेस की ही बेटी थी। और वहीं विंग और वांग जी उन्हें आज़ाद कराने के बाद सीधा ग्रैंड मास्टर के पास आकर उन्हें सारी रिपोर्ट देते हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर उन्हें कहती है कि वो अब इस मामले से दूर रहे। विंग और वांग जी ना चाहते हुए भी ये बात मान जाते हैं। वहीं ग्रैंड मास्टर फिर वापस हेवन में चली जाती है और वो अपने काम को करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से यहाँ के मौसम का हाल बदल जाता है। आसमान बिल्कुल लाल हो जाता है, ज़मीन कांपने लगती है, सारे बीस्ट बहुत बुरी तरीके से दहाड़ने लगते हैं और आसमान से हेवन का वही एम्पर ज़मीन पर आकर गिरता है, अर्थ पर, जिसे देखकर विंग और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो काफ़ी इंजर्ड है। उसके पास ह्वाचिंग और शीलियान खड़े हैं और वहां पर दो लोग और खड़े हैं जो कि एक उसके दोनों तरफ खड़े हुए हैं। वहां पर ग्रैंड मास्टर भी मौजूद है। ग्रैंड मास्टर के हाथों में अभी एक स्वॉर्ड थी जिस पर ब्लड लगा हुआ था और वो अपने उस ब्रदर की तरफ देख रही थी। तभी वो हेवन का एम्पर जिसका नाम ह्वाशिंग था, वो सीधा ग्रैंड मास्टर जिनका नाम ह्वाइंग था उन पर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक ग्रैंड मास्टर को लग भी जाता है। उनके बीच में वो दोनों खड़े थे जो कि और कोई नहीं बल्कि बाओशन सेरन और लानी थे। वो अटैक उन्हीं की तरफ आ रहा था, लेकिन वो अटैक ग्रैंड मास्टर को लग जाता है। ग्रैंड मास्टर इससे 2 कदम पीछे होती है, लेकिन फिर वो दुगनी तेज़ी से सीधा वॉशिंग पर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच फाइट चल रही थी। तभी ग्रैंड मास्टर पर अचानक से 2 और वार होने लगते हैं। जब वो उस तरफ देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि बाओशन सेरन और लानी थे। लानी और बाओशन सेरन साथ में वॉशिंग, ये तीनों ग्रैंड मास्टर पर अटैक कर रहे थे, ग्रैंड मास्टर पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर ग्रैंड मास्टर अपनी पावर को इंक्रीज करती है और उन पर और भी फुर्ती से अटैक करने लगती है। वहीं ये देखकर विंग और वांग जी उन 6 लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो देखकर ही पहचान चुके थे कि ये उन्हीं के ही एंसेस्टर है। और वांग जी जिसने एक बार लानी को देखा था, वो उन्हें देखकर पहचान चुका था कि ये उनके एंसेस्टर लानी है। वहीं विंग भी उन्हें देखकर पहचान चुका था कि ये उसके एंसेस्टर बाओशन सेरन है। वहीं मॉडर्न वर्ल्ड के वांग जी ने भी बाओशन सेरन की ओल्ड फोटो देखी थी। विंग ने बाओशन सेरन की ओल्ड फोटो देखी थी, वांग जी ने भी बाओशन सेरन की ओल्ड फोटो देखी थी। इसलिए वो उन्हें देखकर पहचान चुका था कि बाओशन सेरन है। और उसने लानी की भी फोटो देखी थी लान हाउस में, इसलिए वो पहचान चुका था कि ये उसकी एंसेस्टर लानी है। ये देखकर दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। तभी मास्टर भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस फाइट को ज्वाइन करती है और ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर उस लड़ाई को रोकने लगती हैं। वही एम्परर और एम्प्रेस साइड में खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। ये देखकर विंग उनके पास जाता है और उनसे मदद करने के लिए कहता है, जिस पर ह्वाचिंग कहता है, हम हेल और हेवन के एम्परर और एम्प्रेस हैं, इस तरीके से हम अर्थ पर फाइट नहीं कर सकते। अगर ये फाइट कहीं और होती तो शायद हम ज्वाइन कर लेते, लेकिन अर्थ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी पावर बहुत ज़्यादा है जिससे अर्थ पर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और शायद अर्थ पर लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर एक भी लिविंग पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर विंग पीछे हट जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि एम्परर और एम्प्रेस इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वहीं
जो फाइट हो रही थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। विंग देख रहा था कि कैसे बाओशन सरन और लानी दोनों ग्रैंड मास्टर पर लगातार वार किए जा रहे हैं और वो भी जानलेवा। वो ग्रैंड मास्टर और मास्टर को दोनों को मारना चाहते थे। अचानक जो मास्टर थी उनके बॉडी पर कुछ कट्स लगने लगते हैं और उनके कपड़े जो कि वाइट कलर के थे वो ब्लड से रेड कलर में चेंज होने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंड मास्टर का गुस्सा बढ़ने लगता है और अचानक वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। देखकर विंग कहता है हमें कुछ करना होगा, जिस पर एम्परर वुशान कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है मैं समझ पा रहा हूँ आखिर हमारी ब्लड लाइन को ये कर्स कैसे मिला। जिस पर हंगजन कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इस फाइट में ग्रैंड मास्टर की डेथ हो गई तो पक्का मास्टर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी कि वो हमारी ब्लड लाइन को कर्स दे देंगी। वो गॉड को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ वो बाओशन सरन और लानी के साथ तो ये कर ही सकती है। आखिर उनके पास भी तो इमॉर्टलिटी की पावर है और साथ में उनके पास ग्रैंड मास्टर का सपोर्ट भी है, जिस वजह से वो ये कर सकती है। ये सुनकर विंग कहता है इसीलिए हमें इस फाइट को कैसे ना कैसे करके ग्रैंड मास्टर की जीत में बदलना होगा। जिस पर एम्परर वुशान कहते हैं लेकिन इसमें एक खतरा है, अगर ग्रैंड मास्टर जीती तो शायद हमारी ब्लड लाइन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिस पर वांग जी कहता है क्यों ना हम बाओशन सरन और लानी को ग्रैंड मास्टर की तरफ कर दे। जिस पर वांग जी कहता है लेकिन इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये अपने इस फैसले से पीछे हटेंगी। जिस पर विंग कहता है क्यों ना हम इनसे बात करें, और ये बोलकर वो 6 के 6 लोग भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस फाइट में एंटर करने लगते हैं। तभी मास्टर अचानक से एक वार करके उन्हें पीछे हटाकर कहती है बच्चे इस फाइट में एंटर मत हो, ये फाइट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम लोग इस फाइट में आए तो तुम लोगों की डेथ हो सकती है। ये सुनकर विंग कहता है हम आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। जिस पर मास्टर कहती है हम तुम्हारे इस कर्ज को नहीं देंगे और तुम इस कर्ज की वजह से ही ये सब कर रहे हो। फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें कोई कर्ज नहीं दूंगी, तुम्हारी ब्लड लाइन को मैं सिर्फ इन लोगों को ख़त्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर विंग कहता है आप बस हमें एक मौका तो दीजिए। जिस पर मास्टर नाम सर हिलाती है, लेकिन तभी जो एम्परर लानवांग जो थे वो ग्रैंड मास्टर की तरफ देखकर चिल्लाकर कहते हैं ग्रैंड मास्टर हमारी मदद कीजिए, हम इन दोनों को समझा सकते हैं, प्लीज़ इन दोनों को हमें सौंप दीजिए। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर जो फाइट कर रही थी उनका ध्यान थोड़ा भटकता है, जिस वजह से उनके हाथों पर 2 बार स्वॉर्ड लगती है और अचानक वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर शेलन के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकलती है, क्योंकि वो अपने ही बच्चों को उन्हीं के सामने मरते हुए नहीं देख रहे थे। आज क्या दिन आ गया था कि दोनों के दोनों बच्चे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। हुआई अपनी उस स्वॉर्ड को घुमाती है और अचानक एक ही वार से बाओशन सरन और लानी को दूर झटक देती है। ये देखकर लानी और बाओशन सरन को गुस्सा आता है, पर वो कुछ करती उससे पहले ही वो 6 के 6 लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये ग्रैंड मास्टर ने उनकी विश पूरी की थी, जिसे देखकर वो 6 के 6 लोग ग्रैंड मास्टर को एक साथ कहते हैं शुक्रिया ग्रैंड मास्टर। जिस पर ग्रैंड मास्टर कोई जवाब नहीं देती और फिर वो एक बार से मास्टर को भी उस फाइट से दूर भेज देती है, क्योंकि मास्टर भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। ये देखकर मास्टर चिल्लाकर कहती है तुम करना क्या चाहती हो, इस फाइट में तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन ग्रैंड मास्टर कोई आंसर नहीं देती और अपने भाई से फाइट करते करते अपनी चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है, ताकि कोई भी अब उनकी फाइट में एंटर ही ना कर पाए। यह देखकर हुआशिंग हंसते हुए कहता है लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। जिस पर हुआयिंग कहती है वो तो देखा जाएगा कौन जीता है और कौन मरता है, क्योंकि अब हम दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। ये सुनकर हुआशिंग कहता है हाँ, और वो मैं होने वाला हूँ। जिस पर हुआयिंग कहती है वो तो देखा जाएगा, और ये बोलकर वो भी अपने तलवार के वार को और भी ज़्यादा शार्प कर लेती है। दोनों के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा भयानक हो रही थी, हर तरफ बस चिंगारियाँ ही चिंगारियाँ चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी जो कि
बाओशन सरन और लानी से फाइट कर रहे थे, वांग जी लानी की उस स्वॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड रखकर उसे प्रेस करते हुए कहता है, एंसेस्टर प्लीज़ हमारी बात सुनिए। ये सुनकर लानी गुस्से से कहती है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर लानसान जो कि हंगंगजन था वो अचानक अपने फॉरहेड रिबन को दिखाकर कहता है, एंसेस्टर क्या आप इसे नहीं पहचानती? ये सुनकर लानी उस क्लाउड पैटर्न वाले फॉरहेड रिबन को देखती है जो कि उन्हीं के ही ट्राइब में मिलता था। ये देखकर लानी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उससे पूछती है, कौन हो तुम? जिस पर वांग जी अपने हाथ पर एक कट लगाता है। अपने इस ब्लड वाले हाथ को लानी के पाम पर कट लगाकर उन ब्लड को मिक्स करके कहता है, आप मेरी पावर से पता कर सकती है कि मैं कौन हूँ? लानी ये सुनकर जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं, उन्हें अचानक एक झटका लगता है। उसकी और वांग जी की ब्लड लाइन पूरी तरीके से मैच हो रही थी। ये देखकर लानी शॉक होकर कहती है, तुम मेरे क्लैन से किस तरीके से बिलोंग कर सकते हो? तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। जिस पर वांग जी कहता है, मैं आप ही के क्लैन से हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ। यह सुनकर लानी कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर बाओशन सरन चिल्लाकर कहती है, इस बच्चे की बातों में मत आओ, ये इनकी ज़रूर कोई चाल है। जिस पर विंग वार करते हुए कहता है, एंसेस्टर आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन इस वक्त आप बेवकूफ़ी कर रही है। ये सुनकर बाओशन सरन गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे इस तरीके से बात करने की? और ये बोलकर वो विंग पर वार करती है, लेकिन तभी विंग के पास से एक जेड पेंडेंट गिरता है। ये देखकर लानी पूरी तरीके से चौंक जाती है। उस जेड पेंडेंट को देखती है जो कि रेड कलर का था और उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ था जो कि लोटस का था। ये देखकर लानी कहती है, ये क्या है? जिस पर विंग कहता है, ये पेंडेंट मेरी मदर ने मुझे दिया था और कहा था जब भी तुम अपनी ग्रैंडमदर से मिलो उन्हें ज़रूर दिखाना, वो तुम्हें पहचान जाएंगी। मैं उन्हें तो कभी नहीं देख पाया, लेकिन जब मैंने आपको देखा मैं समझ गया कि आप वही हो। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर विंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर कहता है, मेरा नाम विवुशान है और मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं वी सेक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि आपका सेक्ट है। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है, मैं तुम पर यकीन नहीं करती। ये सुनकर विंग कहता है, आप भी मेरा ब्लड मैच करके देख सकती है, मेरा और आपका ब्लड बिल्कुल एक ही है। ये बोलकर विंग अपने हाथ पर कट लगाता है और एक कट वो बाओशन सरन के हाथ पर लगाकर उनके ब्लड को मैच करता है। और ये देखकर बाओशन सरन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि विंग के और उनके ब्लड लाइन बिल्कुल एक ही थी। ये देखकर बाओशन सरन कहती है, ये कैसे हो सकता है? जिस पर विंग कहता है, ये बिल्कुल सच है, आप सच में हमारी एंसेस्टर है। जिस पर लानी पूछती है, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर हम तुम्हारे एंसेस्टर हैं तो क्या तुम हमसे मिलने आए हो? जिस पर वो 6 के 6 लोग आगे आते हैं। ये देखकर लानी कहती है, तुम एक जैसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम ब्रदर और सिस्टर्स हो? क्या तुम लोग भाई हो? जिस पर वो तीनों वांग जी एक साथ नाम में सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं, हम अलग अलग टाइमलाइन से आए हुए लान वांग जी हैं। जिस पर पहले वाला वांग जी जो कि एम्परर लान वांग जी और एम्परर विवुशान आगे आकर कहते हैं, हम एम्परर लान वांग जी और एम्परर विवुशान है। तभी दूसरा वाला आगे आकर कहता है, मैं लान सेक्ट से हंगजुन और मैं जांग सेक्ट से विवुशान हूँ। तभी दूसरा वाला आगे आकर कहता है, मैं लान फैमिली का सेकंड जेड प्रिंस लान वांग जी और मैं वी फैमिली का थर्ड प्रिंस विवुशान हूँ। ये सुनकर वो दोनों के दोनों हैरानी से उन तीनों को देखने लगते हैं। फिर जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तभी वो पूछती है, तुम यहाँ किस काम से आए हो? जिस पर विंग उन्हें सब कुछ बताता है जो भी उसे पता था। और ये सब जानकर लानी और बाओशन सरन चौंक कर कहती है, कर्ज? जिस पर विंग कहता है, हाँ, हमारी फैमिली में एक कर्ज है जिसकी वजह से हम 23 साल की एज में ही हमारी डेथ हो जाएगी और ये कर्ज हमारी ब्लड लाइन से आया है। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है, लेकिन हम पर तो कोई कर्ज नहीं है, हम तो 200-300 सालों से जिंदा है। जिस पर विंग कहता है, आप पर कोई कर्ज नहीं है क्योंकि ये कर्ज अभी दिया जाएगा। जिस पर
बाओशन सरन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर विंग कहता है अगर आप ग्रैंड मास्टर से फाइट करती रही तो इस फाइट में ग्रैंड मास्टर की डेथ हो जाएगी और इस वजह से मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और वो ग्रैंड मास्टर के पास से उनकी पावर्स लेकर हमारी ब्लड लाइन पर एक कर्ज देंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा, जिस वजह से हमारी जो ब्लड लाइन है उसमें 30 साल की एज में ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर बाओशन सरन और लानी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि ये कर्ज कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था, सिर्फ 30 साल की उम्र काफ़ी कम होती है। और ये देखकर विंग कहता है प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और ग्रैंड मास्टर से फाइट मत कीजिए, जिस पर लानी और बाओशन सरन उन्हें देखकर कहती है अगर हम इनसे फाइट नहीं करेंगे तो हमारे सेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि एम्प्रर हुआशिंग अगर एम्प्रर नहीं रहेंगे तो हमारे सेक्ट को कौन सपोर्ट करेगा। ये सुनकर विंग कहता है हम इस बारे में ग्रैंड मास्टर और मास्टर से बात कर सकते हैं, ग्रैंड मास्टर बहुत काइंड हार्टेड है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। ये सुनकर वो लोग उन्हें देखकर कहते हैं लेकिन हमारे सेक्ट नॉर्मल नहीं है, जिस पर विंग कहता है मुझे पता है लान सेक्ट एक बीस्ट सेक्ट है जिसमें बीस्ट और फ्लेम्स दोनों को कंट्रोल किया जाता है। ये सुनकर लानी कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता, क्या तुम ये कर सकते हो, जिस पर वांग जी कहता है नहीं, लेकिन हम इससे पहले टाइमलाइन वाले वांग जी से मिलकर आए हैं जो कि एक 9 टेल फॉक्स है और साथ में वो वाइट फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर लानी खुश होकर कहती है 9 टेल फॉक्स और वाइट फ्लेम ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तभी वांग विंग कहता है और हम उस टाइमलाइन के विभूषण से भी मिलकर आए हैं जो कि हेल का किंग है और उसके पास हेल की बहुत ज़्यादा पावर है, साथ में वो फ्लेम को भी कंट्रोल कर सकता है जो कि रेड फ्लेम है। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक डीमन ही हूँ। ये सुनकर विंग कहता है इसका मतलब मेरे पास डिमोनिक एनर्जी इसीलिए ज़्यादा है। जो सुनकर विशान कहता है हाँ बिल्कुल, डिमोनिक एनर्जी इसीलिए हमारे पास ज़्यादा है। वहीं जैंगसेक का विंग चौंक कर कहता है क्या सच में मैं डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन एक डीमन से आती है इसलिए डिमोनिक एनर्जी तुम्हारे लिए नरिशमेंट का काम करेगी। ये सुनकर विंग कहता है अपनी टाइमलाइन में जाने के बाद मैं पक्का डिमोनिक कल्टीवेशन करूँगा। ये सुनकर वांग जी उसे घूरने लगता है। देखकर विंग कहता है लांजान फिक्र मत करो, मैं लोगों की हेल्प ही करूँगा, मैं किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है जाने के बाद पहले हम मैरिज करेंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉकिंगली उन्हें देखने लगते हैं, जिस पर अंगजन कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अब इसमें बिल्कुल ही डिनाई नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे जल्द से जल्द मैरिज करना चाहता हूँ। मैं अंकल से जाकर बात करूँगा, साथ में ब्रदर से भी। ये सुनकर विंग पूछता है क्या तुम्हारे अंकल अभी भी जिंदा है, जिस पर आंग जी कहता है हाँ बिल्कुल, हाँ वो जिंदा है लेकिन वो सिर्फ 30 साल के हैं। ये सुनकर बाओशन सरन कहती है इसका मतलब उनकी डेथ होने वाली है, जिस पर वांग जी बस अपने सर को हाँ में हिला देता है क्योंकि ये बात वो नहीं छुपा सकता कि उसके अंकल 30 साल के हो चुके हैं। वो लोग अभी इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी अचानक वो बैरियर टूट जाता है और ग्रैंड मास्टर दूर आकर गिरती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद हेल और हेवन के एम्परर और एम्प्रेस भी शॉक थे। ग्रैंड मास्टर के मुंह से तो बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। तभी वॉशिंग जोर से हंसते हुए कहता है तुम कमज़ोर हो, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसकी तरफ अपनी उन रेड आई से घूरते हुए कहती है तुमने मेरे साथ चीटिंग करने की हिम्मत कैसे दिखाई। ये सुनकर वॉशिंग कहता है जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तभी बाओशन सरन और लानी आगे आकर कहती है हम ग्रैंड मास्टर की मदद करेंगे। ये सुनकर विंग और वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाओशन सरन और लानी मुड़कर उन लोगों की तरफ देखकर कहती है अपने बच्चों को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और ये बोलकर वो ग्रैंड मास्टर के पास जाकर कहती है हम आपकी मदद करेंगे इससे लड़ने में। ये देखकर वॉशिंग हंसते हुए कहता है मुझे तो पता ही था कि तुम दोनों मुझे धोखा ज़रूर दोगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था और मैंने
तुम्हारे क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारकर ये चीज़ क्रिएट की है। ये बोलकर वो अपने सामने एक चीज़ को दिखाता है, जिससे देखकर वाचिंग चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूमों की जान लेकर एक ऐसा हथियार बनाने की। जिस पर वाशिंग हंसते हुए कहता है, ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि आपकी प्यारी बेटी को मारने के लिए मैंने एक स्वॉर्ड क्रिएट की है। और ये बोलकर वो उस तलवार को सीधा ग्रैंड मास्टर की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं कि ये स्वॉर्ड पक्का ग्रैंड मास्टर को लग ही जाएगी। वहीं ये देखकर ग्रैंड मास्टर भी अपनी डेथ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वो स्वॉर्ड अचानक से हवा में रुक जाती है। ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर वाचिंग गुस्से में आता है और वो उस स्वॉर्ड को पलट कर सीधा अपने बेटे की तरफ थ्रो करके कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी मासूम को नहीं मार सकते। और यहाँ तो तुमने इतने मासूमों की जान ले ली सिर्फ इस बेकार सी स्वॉर्ड को बनाने के लिए, जो कि इतनी पावरफुल भी नहीं है। और ये बोलकर वो सीधा अपने ही बेटे वाशिंग को अपने ही हाथों से मार देता है। और जैसे ही वाशिंग की डेथ होती है, वहाँ पर उसकी राख भी नहीं बचती। यहाँ तक कि जो शीलियान था वो उस स्वॉर्ड में मौजूद सभी इविल एनर्जी को और जितने भी स्पिरिट सोल्स जो भी उसमें मौजूद थी, उन सबको प्योर करके वहाँ से भेज देता है। और कुछ ही देर में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, यहाँ तक कि बाउसल सेरल और लानी भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी, बस उस स्वॉर्ड को रोकने के चक्कर में। और वहीं ग्रैंड मास्टर ने तो उसका एक बार झेल भी लिया था, इसलिए वो भी इंजर्ड हो चुकी थी। वो लोग अभी यहाँ मौजूद थे। तभी जो एम्प्रर और एम्प्रेस थे वो आगे आते हैं, उन बच्चों की तरफ देखते हैं जिन्होंने ये सब किया था, यानी कि लान वांगजी और विवुशान। उन 6 लोगों को देखकर वो कहते हैं, तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसा कुछ भी करोगे। जिस पर वो लोग बस अपने सर को झुकाकर उन्हें थैंक्स कहते हैं। तभी मास्टर उन्हें देखकर कहती है, तुम लोगों ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और अब तुम इस कर्ज से पूरी तरीके से फ्री हो। ये सुनकर विंग कहता है, मतलब हमें कर्ज नहीं मिलेगा। जिस पर मास्टर स्माइल करके कहती है, नहीं, क्योंकि तुमने कर्ज की वजह ही बदल दी। कर्ज इसलिए मिलता क्योंकि ग्रैंड मास्टर की डेथ हो जाती, लेकिन अभी भी ग्रैंड मास्टर जिंदा है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर हंसकर कहती है, तुम्हारे कर्ज को देने और बचाने दोनों में मेरा पूरा योगदान है, इसलिए मुझे कभी भी भूलना मत। ये सुनकर विंग और वांगजी बस अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। फिर वो ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है, तुम्हें तुम्हारे टाइमलाइन में भेजने के लिए मेरे पास अभी इतनी एनर्जी बची नहीं है और मुझे थोड़ा रिकवर होने की ज़रूरत है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में वापस भेज सकती हूँ। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है, जिस पर वाचिंग कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। ये बोलकर वाचिंग बस अपने हाथ को घुमाने ही वाला था कि तभी विंग कहता है, क्या हम एक बार सबको अच्छे से अलविदा कह सकते हैं। ये सुनकर वाचिंग कहता है, ठीक है, तुम अभी सबको अच्छे से अलविदा कह सकते हो। ये बोलकर वो सभी से गुड बाय कहते हैं अच्छे से। और ये बोलकर वो लोग फिर वाचिंग के पास आते हैं। वाचिंग कहता है, क्या कुछ और भी बाकी है? जिस पर विंग और वांगजी नाम में सर हिलाते हैं। तभी वहाँ पर म्याम्या और यान ली दौड़ते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर कहती है, आराम से, ये क्या तरीका है। ये सुनकर वो लोग रुक जाते हैं, सबको ग्रीट करते हैं। फिर वो विंग और वांगजी की तरफ एक बास्केट बढ़ाकर कहते हैं, ये तुम लोगों के लिए है ताकि तुम लोग इन्हें खा सको। ये बहुत सारे फ्रूट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये सुनकर वो लोग स्माइल करते हैं, उन फ्रूट्स को ले लेते हैं। उन सबके हाथों में एक एक बास्केट दी जाती है जो कि फ्रूट से भरी हुई थी। और वहीं वाचिंग अपने हाथ को फैलाता है, इन सबको इनके टाइमलाइन में वापस भेज देता है। अब हम इन लोगों को देखते हैं, जहां हम सबसे पहले हेल और हेवन वाले विंग और वांगजी को देखते हैं, जहां नाइनटेल फॉक्स लान वांगजी जो कि ऑलमोस्ट अपने बेड पर था, अपनी डेथ के करीब था, उसके पास विंग भी लेटा हुआ था, वो भी अपने डेथ के करीब था। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनकी डेथ जैसे टल चुकी हो। ये फील करते ही उन दोनों की आंखों में शौक आता है और साथ में खुशी भी। विंग
वांग जी के हाथ को पकड़कर किस करके कहता है, फाइनली उन लोगों ने इस कर्ज को तोड़ दिया। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ उन लोगों ने इस कर्ज को तोड़ दिया। तभी विंग कहता है, अब हम पूरी लाइफ एक दूसरे से लड़ सकते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, अब हम हमारे युआन को बड़े होते देखेंगे और हम अपनी उस बेटी को भी बड़े होते हुए देखेंगे। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है और अब हम दूसरे टाइमलाइन के विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं, जो कि हंगंग चुन और विवुशान थे, जो कि गुस्सू में मौजूद थे। अभी हम विंग को देखते हैं और वांग जी को, जो कि एक साथ गुस्सू के पहाड़ियों में आते हैं टेलीपोर्ट होकर। वांग जी, जिसने विंग के हाथ को टाइटली होल्ड किया हुआ था, वो बस विंग को देखे जा रहा था। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है, अपने फेस को दूसरी तरफ करके कहता है, लांसान मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो। जिस पर वांग जी उसके हाथ को और भी टाइटली होल्ड करके कहता है, चलो हम अंकल से मैरिज के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर विंग शॉकिंगली कहता है, लांसान अभी हम सिर्फ 16-17 साल की ही हैं। जिस पर वांग जी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे किसी न किसी तरीके से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम हमारे एंसेस्टर हॉल में जाकर अभी के अभी शादी कर सकते हैं। जिस पर विंग अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके कह के मुंह बनाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे प्रॉपर मैरिज चाहिए। सुना तुमने लांसान? ये सुनकर आंग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जिसे देखकर विंग शॉक होकर कहता है, सीरियसली, मतलब द ग्रेट हंगंग चुन, जो कि कभी स्माइल नहीं करते, वो स्माइल कर रहे हैं। ये तो सच में एक मिरेकल है। यह सुनकर वांग जी विंग को हक करके कहता है, और ये मिरेकल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनकर विंग कहता है, थैंक यू सो मच लांसान, तुम मेरी लाइफ में आए। और ये बोलकर वो उन दोनों को टाइटली हक करते हैं। वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये वांगशन है, यानी कि इसमें टॉप लान वांग जी होने वाला है और बॉटम हमारा विवुशान। और ये बोलकर तो चलिए वापस स्टोरी पर आते हैं। और वहीं वांग जी, जो कि इनका हाथ पकड़कर उसे अंदर अपने लॉन्च सेक्ट में लाता है, जहाँ शिचैन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ये लोग पूरे 1 महीने से गायब थे। शिचैन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है, उसके पास आता है, वांग जी उसे ग्रीट करता है, तभी शिचैन की नज़र उन दोनों के उस जॉइंट हैंड पर पड़ती है। ये देखकर शिचैन थोड़ा कफ करके कहता है, लांसन ये सब क्या है वांग जी? जिस पर वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे अंकल से बात करनी है। जिस पर अंकल जिस पर सिचैन कहते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो तीनों सीधा लान कुरैन के पास जाते हैं, जो कि वहाँ बैठकर अपनी टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा वांग जी के लिए परेशान भी थे। वांग जी और विंग आते हैं, अंकल को ग्रीट करते हैं, शिचैन भी अंकल को ग्रीट करते हैं। वहीं लान कुरैन उन्हें देखकर थोड़ा गुस्सा करके कहता है, ये सब क्या है वांग जी, तुम इस तरीके से सेक्ट से बाहर कहाँ जा सकती हो, और वो भी बिना कोई मैसेज दिए? क्या तुम किसी ज़रूरी मिशन पर गए थे? जिस पर हांग जी कहता है, जी अंकल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और ये बोलकर हांग जी उन्हें सब कुछ बताता है, जो कुछ भी हुआ। ये सब सुनकर लान कुरैन और लान सिचैन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वांग जी की तरफ देखकर लान कुरैन अचानक से उछल कर कहते हैं, वांग जी क्या सच में वो कर्ज रिमूव हो चुका है? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। तभी लान सिचैन अपने अंकल की स्लीव पकड़कर कहते हैं, अंकल लान क्लैन के रूल के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से नहीं उछल सकते। ये सुनकर लान कुरैन कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। और ये बोलकर लान कुरैन वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, अंकल मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर लान कुरैन कहते हैं, उस कर्ज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो कर्ज रिमूव हो चुका है, इसका मतलब अब हम 40 साल नहीं बल्कि और भी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। जिस पर वांग जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर लान कुरैन कहते हैं, मुझे मेरी पावर्स में कुछ अजीब फील हो रहा है। जिस पर वांग जी पूछता है, कैसा अंकल? जिस पर लान कुरैन कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर इंक्रीज हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों शौक होते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, तो सच में उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर वो तभी लान सिचैन कहते हैं, वैसे वांग जी तुम कुछ कह रहे थे? जिस पर वांग जी इनके हाथ को पकड़कर कहता है, अंकल मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनते ही लान कुरैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लान सिचैन अपनी हंसी दबाते हैं और तभी लान कुरैन अपनी उस
के कप को जोर से जमीन पर रखकर कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है वांग जी, तुम इस लड़के से किस तरीके से शादी कर सकते हो, क्या तुम इसे अच्छे से जानते भी हो। जिस पर वांग जी कहता है, अंकल, इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। जब मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त में था उस वक्त विंग मेरे साथ था, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसने मेरी मदद की और उस मुश्किल वक्त से हम दोनों साथ में बाहर निकले हैं। इसीलिए मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ और यही मेरा सोलमेट है। ये सुनकर लान कुरैन कहते हैं, ये नहीं हो सकता। इस पर वांग जी कहता है, ये मुझे खुद हमारी एंसेस्टर लानी ने बताया है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ वांग जी ने एक ट्रिक खेली थी। हाँ, लानी ने कहा था कि ये दोनों सोलमेट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था। और ये सब सुनकर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरह देख रहा था, लेकिन वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं लानी का नाम सुनते ही लान कुरैन का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। वो थोड़ा सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं जियांग फैंग से बात करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है अंकल, मैं जल्द से जल्द विंग से शादी करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो अगले हफ्ते ही हम मैरिज कर लेंगे। और ये सुनते ही जियांग कहते हैं, वांग जी थोड़ा धीरज रखो। जिस पर वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, मैं जल्द से जल्द विंग से शादी करना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो बिना अपने अंकल और ब्रदर की कुछ सुने विंग का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। विंग तो शॉकिंगली बस लान वांग जी को देख रहा था। आखिर इस टाइमलाइन में उस इंसान के साथ क्या हुआ है जो हमेशा चुप और शांत रहता था, वो इतना ज़्यादा वायलेंट कैसे बन गया। वांग जी जैसे ही विंग को लेकर जाने लगता है, विंग उसे देखकर कहता है, लानजान, मुझे अभी मेरी शिजे और ब्रदर से मिलना है। जिस पर वांग जी कहता है, नहीं, पहले हमें एक ज़रूरी काम करना है ताकि अंकल हमारी शादी के लिए बिल्कुल मना ना कर सके। ये सुनकर विंग पूछता है, क्या ज़रूरी काम। जिस पर वांग जी इनके हाथ को और भी टाइटली ग्रैब करके कहता है, हमें जल्द से जल्द हमारी मैरिज को, जो कि अभी हुई भी नहीं है, उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। ये सुनते ही विंग कहता है, मतलब। जिस पर वांग जी कहता है, मतलब हम पहले अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम वेडिंग करेंगे। और ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, वो वांग जी की तरफ देखता है। वही वांग जी सोचने लगता है, जब वो यहाँ आ रहे थे तब वो इसी बारे में सोच कर परेशान था कि क्या उसके अंकल उसके मैरिज को अप्रूव करेंगे या नहीं। और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रहा था कि तभी वो ग्रैंड मास्टर से मिला, जिनकी वो हाल चाल पूछने के लिए गया था कि क्या वो ठीक है, उनकी इंजरी ठीक है। वहीं ग्रैंड मास्टर उसका फेस देखकर ही समझ गई थी कि वांग जी किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। जब ग्रैंड मास्टर ने इस बारे में पूछा तो वांग जी ने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया। और ये सुनकर ग्रैंड मास्टर ने हंसते हुए उसे ये आइडिया दिया था कि क्यों ना वो मैरिज से पहले वेडिंग नाइट स्पेंड कर ले, इसके बाद तो कोई ना बोल ही नहीं सकता क्योंकि विंग ऑफिशियली तुम्हारा हो ही जाएगा। और ये चीज़ ग्रैंड मास्टर ने वांग जी के दिमाग में डाल दी थी कि वांग जी जल्द से जल्द विंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करे और वो दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले। और वांग जी अब इसी चीज़ को फॉलो कर रहा था। वहीं विंग तो शॉकिंगली बस लानजान को ही देखे जा रहा था। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही जिंगशी का दरवाजा बंद होता है, विंग की हमें चीखें सुनाई देती हैं, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा था, लानजान ये सब मत करो। लेकिन वांग जी कह रहा था, विंग बस इसके बाद हमारी शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं विंग चिल्ला कर कह रहा था, कोई मुझे बचाओ, इस सेकंड जेड प्रिंस से ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। लेकिन वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कह रहा था, विंग बस थोड़ी देर और, पक्का मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। जिस पर विंग चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि टॉप तो मैं करने वाला था। जिस पर वांग जी कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन विंग चिल्लाकर कहता है, लानजान। पर वे वांग जी विंग पर साइलेंसिंग चार्म लगाता है और फिर उसके साथ अपनी उस नाइट को स्पेंड करता है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ हम एम्परर विवुशान और एम्परर लान वांग जी को देखते हैं, जो जैसे ही अपनी टाइमलाइन में आते हैं दोनों के ही हाव भाव बदल चुके थे, जैसे कि पुराने दुश्मन हो। अब हम एम्परर विवुशान को देखते हैं, जो कि अपने ही महल में बैठे हुए थे और वो अपने महल में बैठे बैठे वाइन के मज़े ले रहे थे। सामने कुछ लड़कियां डांस कर रही थी, जिनके डांस को देखकर एम्परर विवुशान की आंखों के सामने तो एम्परर लान वांग जी का वो मधुर डांस आ रहा था, जो कि उन्होंने हेवन के
किंग यानी कि वाशिंग के सामने किया था। और उस डांस को याद करते करते एम्पर विभूषण उस वाइन को ग्लास को अपने होठों से लगाते हुए कहते हैं, सच में तुम बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। और ये सब सोचते सोचते एम्पर विभूषण तो अलग ही नशे में झूमने लगे थे। वो लड़कियां डांस कर रही थी लेकिन फिर वो रुक जाती है। एम्पर विभूषण को जब समझ में आता है वो अपनी नज़रें उठाकर सामने देखते हैं। उनकी नज़रें बिल्कुल तीखी हो चुकी थी, जैसे कह रहे हो किसने मेरे आराम में खलल डाला है। जैसे ही वो सामने देखते हैं उनकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके सामने वाइट ड्रॉप में एम्परर लान वांगजी खड़े थे, जिन्होंने सफ़ेद रंग का शाही लिबास पहना हुआ था जिस पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और वो बड़े ही ताकतवर लग रहे थे। एम्परर लान वांगजी को अपने सामने देखकर एम्परर विभूषण के होठों पर एक तीखी स्माइल आती है और एम्परर लान वांगजी को देखकर कहते हैं, एम्परर लान वांगजी, लगता है आप अपने राज्य का रास्ता भूल चुके हैं, इसलिए विराज्य में भटकते हुए आ गए। अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी एम्परर विभूषण को देखकर थोड़ा सख्त आवाज़ में कहते हैं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर एम्परर विभूषण कहते हैं, आप को जो भी बात करनी है सबके सामने कीजिए। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी थोड़ा और सख्त आवाज़ में कहते हैं, एम्परर विभूषण, जिस पर एम्परर विभूषण भी कहते हैं, मैं यहाँ का एम्परर हूँ और यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, आपको जो कहना है सबके सामने कहिए। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, ठीक है, मुझे जो कहना है मैं सबके सामने ही कहूँगा। और ये बोलकर एम्परर लान वांगजी एम्परर विभूषण के सिंहासन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एम्परर विभूषण अपनी स्वॉर्ड निकालकर एम्परर लान वांगजी के उस वाइट कलर के शाही रोब पर रख लेते हैं और उसको सीधा उनके चेस्ट पर पिन करते हुए कहते हैं, एम्परर लान वांगजी, क्या आप मरना चाहते हैं जो इस तरीके से शाही सिंहासन की तरफ आ रहे हैं? क्या आपको इसका मतलब पता भी है? आप इस तरीके से किसी राजा के सिंहासन पर आकर उसकी सत्ता उसे छीनने वाली की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी एम्परर विभूषण की उन आँखों में घूरते हुए कहते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी स्वॉर्ड से मेरे सीने में छेद कर सकते हो। और ये बोलकर एम्परर लान वांगजी अपने कदम को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन एम्परर विभूषण अपनी स्वॉर्ड को एम्परर लान वांगजी पर नहीं चला पाते, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते थे। इस टाइम में उन्हें एम्परर लान वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी शान घटनी ही जाएगी। वो चाहते थे कि एम्परर लान वांगजी एक्सेप्ट करे कि वो एम्परर विभूषण से प्यार करते हैं। एम्परर विभूषण अपने प्यार को बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करेंगे और उन दोनों के बीच में यही होड़ लगी हुई थी कि कौन पहले झुकता है, कौन पहले सामने वाले के को झुकाता है, उसे मजबूर करता है कि वो उससे प्यार करता है। और दोनों ही अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। दोनों के ही बीच में ये होड़ लगी हुई थी, जिसके चलते 2 महीने बीत चुके थे और ये होड़ अब बिल्कुल बढ़ चुकी थी और एम्परर लान वांगजी के सर के ऊपर से पानी जा चुका था। अब उन्होंने ठान लिया था, चाहे जीत हो या हार, लेकिन अब ये इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एम्परर विभूषण ने उन्हें बिल्कुल अपनी आदत लगा दी थी। हर वक्त उनका वो बोलना, छेड़ना, फ्लर्ट करना एम्परर लान वांगजी की रातों की नींदें उड़ा चुका था। पूरे महल में वो किसी भटकते हुए आत्मा की तरह सारी रात घूमते रहते थे, ना कभी खुद चैन से सोते थे, ना किसी को सोने देते थे। कभी शिचैन के रूम का दरवाजे खटखटाते, कभी वेंग्याओ का। उन दोनों को कभी भी शांति से नहीं सोने देते थे, हर वक्त किसी न किसी को जगाए रहते थे। अपने भाइयों की बातों से उन्हें पता चला था कि उन्हें प्यार हो चुका है, वो भी उस पागल एम्परर विभूषण से। और अब वो अपने आप को और नहीं रोक पाए, इसलिए अभी वो एम्परर विभूषण के महल में मौजूद थे। एम्परर विभूषण अपनी स्वॉर्ड को हटा लेते हैं और एम्परर लान वांगजी से कहते हैं, जल्दी बोलो एम्परर लान वांगजी, तुम क्या चाहते हो? जिस पर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, तुम जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से बाहर भेजो। जिस पर एम्परर लान विभूषण कहते हैं, तुम्हें जो करना है सबके सामने करो, मैं इन्हें नहीं भेजने वाला, क्या पता इनके
यहाँ ना होने पर तुम मुझ पर जानलेवा वार कर दो। ये सुनकर एम्परर लानवांग जी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है और वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे ऊपर जानलेवा वार ही करने वाला हूँ। ये सुनकर सारे सिपाही और सैनिक अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि एम्परर लानवांग जी उनके जानी दुश्मन थे, कभी भी उनके एम्परर को मार सकते थे। ये देखकर एम्परर व्यूशान उन्हें स्वॉर्ड रखने का इशारा करते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं सुनते, क्योंकि एम्परर की सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। वहीं एम्परर व्यूशान कहते हैं, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, ये लोग तुम पर गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर एम्परर लानवांग जी कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर एम्परर व्यूशान कहते हैं, इसका मतलब तुम सच में मेरी जान लेने आए हो। ये बोलकर वो एम्परर लानवांग जी की तरफ घूरने लगते हैं, जिस पर एम्परर लानवांग जी अपने हाथ को एम्परर व्यूशान के शोल्डर पर रखकर उनके ऊपर हल्का सा लीन होकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जान लेने ही तो आया हूँ। यह सुनकर सारे सिपाही जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर एम्परर लानवांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था एम्परर लानवांग जी अपनी किसी खंजर से उनके एम्परर का गला ही चीर देंगे। लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर तो उन सिपाहियों के हाथ से तलवार ही गिर जाती है, क्योंकि एम्परर लानवांग जी सीधा एम्परर व्यूशान को किस कर देते हैं। वही एम्परर व्यूशान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में चमक आ जाती है। खुशी थी और वो अपने हाथ को बढ़ाकर एम्परर लानवांग जी को उनके वेस्ट से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेते हैं और वो उनसे भी ज़्यादा पैशनेटली उन्हें किस करने लगते हैं। वहीं वहाँ पर मौजूद मंत्री, सिपाही और सारे दो दास और उन नृत्यकों का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। आखिर ये चल क्या रहा है? कि ये सच में वही जानी दुश्मन है जो हमेशा युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते थे? क्या ये वही है जो एक दूसरे को मारने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाते थे, अलग अलग जासूसों को भेजते थे? और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? वहीं एम्परर व्यूशान और लानवांग जी तो बस अपने उस किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुके थे। दोनों को ना इधर का होश था ना उधर का, एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, जिनके साउंड्स उस पूरे सभागृह में गूंज रही थी। और वहीं वहाँ पर मौजूद हर पर्सन की नज़र शर्म से झुक चुकी थी। आखिर वो लोग ये क्या नज़ारा देख रहे हैं? क्या वो सच में अपने एम्परर की रासलीला अभी यही देखेंगे? थोड़ी देर बाद जब एम्परर लानवांग जी को सांस लेने में दिक्कत होती है, एम्परर व्यूशान धीरे से उनके लिप्स को छोड़कर उनके चिक्स पर हाथ रखकर कहते हैं, लगता है तुम मेरे बिना नहीं रह पाए लानजान। जिस पर एम्परर लानवांग जी गुस्से से एम्परर व्यूशान की तरफ घूरकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बिहेव करने की? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर एम्परर व्यूशान कहते हैं, मैं तो बस इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओगे। ये सुनकर एम्परर लानवांग जी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो तड़प रहे थे और यहाँ ये इंसान इन खूबसूरत नृत्यकों का डांस देख रहा था। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और ये सोचकर एम्परर लानवांग जी एम्परर व्यूशान को खुद से दूर करते हैं, उनके लैप से उठते हैं, अपने शाही रोब को ठीक करते हैं, अपने उस ताज को सही करते हैं, अपने बालों को सही करते हैं, अपने होठों को साफ करते हैं और पीछे पलट कर जाते हुए कहते हैं, मैं बस तुमसे मिलने आया था और मेरा तुम्हें किस करने का मन था, इसलिए मैंने ये कर लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनकर एम्परर व्यूशान ये सुनकर एम्परर व्यूशान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो एम्परर लानवांग जी को घूरने लगते हैं। ये देखकर एम्परर लानवांग जी उनकी तरफ पलटकर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर व्यूशान, शायद मैंने आपके आराम में खलल डाल दिया, लेकिन अब आराम से आप अपनी नर्तकियों का नृत्य देख सकते हैं। ये सुनकर एम्परर व्यूशान को रियलाइज़ होता है कि आखिर वो कर क्या रहे थे और अब ये एम्परर पक्का उनसे गुस्सा हो चुका है। जिस पर एम्परर व्यूशान कुछ कहते उससे पहले ही एम्परर लानवांग जी फिर से कहते हैं, वैसे मैं बस तुम्हें एक बात बताने आया था कि मैं जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ और मैं अपने उस दुश्मन प्लस उस फ्रेंड को जिसने एक समय पर मेरी पूरी मदद की थी, उसे बस एक छोटा सा गिफ्ट देने आया था। और ये बोलकर एम्परर लानवांग जी अपनी उस किलिंग स्माइल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मैरिज की बात सुनकर एम्परर व्यूशान का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम शादी कैसे कर सकते हो लानजान? ये सुनकर एम्परर लानवांग जी जो जा रहे थे वो रुक जाते हैं। उन्होंने अभी बस दरबार से बाहर कदम रखा ही था। वो वापस एम्परर व्यूशान की तरफ पलट कर देखते हैं, जिस पर
एम्परर विभूषण कहते हैं, क्या तुम हमारे उन साथ बिताए पलों को भूल गए? जिस पर एम्पर लान वांगजी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ बिताए उन पलों को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और अब मैं शादी करने वाला हूँ। तुम ज़रूर आना, आखिर तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर एम्पर विभूषण कहते हैं, बकवास बंद करो। लेकिन एम्पर लान वांगजी कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें अपनी ब्राइड से ज़रूर मिलवाऊंगा। लेकिन यह सुनकर एम्पर विभूषण का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने सिंहासन से उतरते हैं, एम्पर लान वांगजी को उठाकर अपने कंधों पर डालते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें शादी करनी है, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें अपने पैरों पर चलने के काबिल होना होगा। लेकिन मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम चलकर अपने महल वापस भी जा सको। और ये बोलकर वो एम्पर लान वांगजी को अपने कंधे पर डालकर वहाँ से लेकर सीधा अपने शयन कक्ष की तरफ लेकर चले जाते हैं। वही एम्पर लान वांगजी पहले तो चिल्लाते हैं, लेकिन उनके होठों की स्माइल बता रही थी कि उन्होंने अपना काम कर दिया है इस एम्पर को जेलस करने का। वही एम्पर विभूषण एम्पर लान वांगजी को रूम में ले जाते हैं, सीधा बेड पर पटकते हैं। दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से बंद होता है और अंदर एम्पर लान वांगजी, जिनके कपड़े जो कि शाही रौब थे, बड़ी ही मेहनत से कारीगरों ने तैयार किए थे, उनके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और एम्पर लान वांगजी बेड पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे, जिन पर एम्पर विभूषण अपनी मर्जी दिखाते हैं और आखिर में एम्पर लान वांगजी को मना ही लेते हैं कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ एम्पर विभूषण से। और 2 हफ्तों के अंदर ही उन दोनों की शादी हो जाती है। साथ में उनका जो राज्य अलग अलग था, दुश्मन था, उन्हें एक कर लिया जाता है और दोनों के ही राज्य एक बन जाते हैं। दोनों के जो सामान्य नागरिक थे वो भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।